नमस्कार दोस्तों, तो अभी हमारे साथ हैं आईएएस डॉक्टर हीरालाल सर, जो कि अपने काम के द्वारा आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। सर की एक बुक भी है डायनेमिक डीएम, जो कि बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी लोग इसको पढ़ा है और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है तो उनको जर्नी में बहुत काफ़ी हेल्पफुल हुई है ये बुक। तो आज सर से जानते हैं कि सर के जॉब के दौरान तमाम एक्सपीरियंस कैसे रहे और सर समाज के लिए, गांव के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। सर ने जो गांव के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं कि बड़े बड़े लोगों ने, जैसे मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, सर की तारीफ की है। तो आज हम इस वीडियो में सर के बारे में और जानते हैं, तो चलिए सर से बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपका भी धन्यवाद वार्ता करने के लिए। तो सर सबसे पहले बताइए कि जैसे कि आप सिविल सर्विस में आए, उस टाइम पे जब आपने सोचा सिविल सर्विस में आने का, तो उस टाइम पे 10वीं 12वीं तक पढ़ जाते लोग तो बहुत बड़ी बात होती थी, फिर आपने एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया? देखिए, ऐसा है कि पढ़ने की जो चाहत है वो मेरे घर वालों ने बनाई और विशेष तौर से मेरे फादर ने बनाई कि पढ़ना है और पढ़ के नौकरी हासिल करना है। पढ़ने के पीछे जो मकसद था वो नौकरी था, नौकरी हासिल करना है और बहुत बड़ा अफसर बनना है। और बड़े अफसर में मुझे आईएएस बनने का मुझे सपना दिखाया मेरे पिताजी ने। और मैं गांव से पढ़ा, कक्षा 8 तक प्राइमरी स्कूल का मैं पढ़ा हूँ। तो जब आप प्राइमरी में पढ़ते हैं और गांव में रहते हैं तो आपको संघर्ष करना आ जाता है, मेहनत करना आ जाता है। आप मिलजुल के गांव में काम करते हैं तो सहकारिता आ जाती है और गांव में बहुत सारे निस्वार्थ भाव से काम होते रहते हैं, उसमें आपको भी मदद मिलती है और आप देते हैं, तो निस्वार्थ भावना भी सीखने को मिलता है। और मेरा ये मानना है जो गांव है वो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया प्रयोगशाला है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो मेरा चूँकि परवरिश शुरुआती दौर मेरे बचपन का गांव में बीता, तो मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सहकारिता, मशीनरी को भी देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ों से एक मजबूती आई शरीर में और मुसीबतों ने बहुत कुछ सिखाया। तो वो जो ताकत मिली बचपन के दौरान, उसका मैंने उपयोग पढ़ाई में किया। और फिर 9 से 12 में जीआईसी में चला गया, एक इम्तहान दिया था, पास हो गया, स्कॉलरशिप मिली, हॉस्टल मिला। फिर मैंने बीटेक किया, फिर 2009-10 में अमेरिका में रह के 1 साल मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। 2015 से 20 के बीच में मैंने पीएचडी की और अब वर्तमान में मैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से डीलिट कर रहा हूँ। अब पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, क्यों? जो मैं पढ़ाई करता हूँ उससे मुझे फ़ायदा होता है, मेरा काम भी और अच्छा होने लगता है और मुझे काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद होने लगती हैं। तो इस वजह से पढ़ाई फ्रूटफुल हो गया है और पढ़ाई को मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो सर जैसे कि जब आप गांव में रहते थे तो आपने देखा होगा गांव में तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो आपने सोचा था कि मैं जब जॉब में जाऊंगा, डीएम एसडीएम बनूंगा तो इनको दूर करूंगा, तो उन चीज़ों में आप सफल हो पाए कि नहीं हो पाए? मैं 100% सफल हुआ। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ, वर्तमान में मैं एक मॉडल गाँव का प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा हूँ, उसका मैं ऑनरेरी मेंटर हूँ और ये प्रोजेक्ट 2 जनवरी 21 से चल रहा है। उसका मकसद ही यही है कि जो महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो पूरा का सपना था, मॉडल गांव परियोजना के माध्यम से हम लोग धरती पर उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें सफलता भी मिल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, हम उनको मेंटरिंग करते हैं, उनको हर तरह के सहायता देते हैं। तो जो गांव में हमने समस्याएं देखी वो गांव वाले फेस ना करें, उसको दूर करने के लिए एसडीएम, एडीएम, सीडीओ, डीएम जहां भी पोस्ट रहे, तन मन धन से काम किया, लोगों की ज़िंदगी बदली। और अब मॉडल गांव के माध्यम से एक बढ़िया प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं, करीब 1.5 साल हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो सर कैसा आपकी सर्विस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको मतलब झकझोर के रख दिया हो, फिर सबसे अच्छा पल था उस टाइम पे, तो क्या रहा था? देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका कि वर्णन मैंने अपनी किताब में भी किया है। लॉ एंड ऑर्डर से भी संबंधित ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसने मुझे झकझोर दिया, फिर वो संभला तो एक अच्छी
सुखद अनुभूति भी हुई। मैं एक वाकया बताता हूँ, एक बैंक घोटाला का। मैं एडीएम संभल था, एडीएम संभल था और उसके पहले वहीं एसडीएम संभल था। मेरा वहीं प्रमोशन हुआ तो एसडीएम संभल और फिर एडीएम संभल। पहले संभल मुरादाबाद ज़िले में था जब मैं वहाँ पोस्टेड था, अब संभल खुद ज़िला बन गया है। तो एक बैंक का घोटाला हुआ था। तो बैंक का एक कर्मचारी क्या करता था, लोग जब एफडीआर कराने जाते थे, कोई बच्ची की शादी के लिए एफडीआर करा रहा, कोई बुढ़ापे के लिए जो एफडीआर करे, तो वो बैंक का कर्मचारी पैसा लेकर के एक फर्जी एफडीआर मिलता जुलता बना के दे देता था। यही घटना जब मुझे पता लगा तो मैंने जाकर के एसडीएम बैंक में जांच किया, पता लगा ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और एफडीआर वो किसको जो है फर्जी वाला एफडीआर देता था, जानता था, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो समझ नहीं पाएंगे कि ये फर्जी है। गरीबों के साथ उसने ये काम ज़्यादा किया। तो जब मैंने देखा और लोगों से बात किया, पता लगा कि अगर ये एफडीआर मेरा नहीं मिलेगा तो मेरी बिटिया की शादी नहीं होगा, मेरी दवाई नहीं होगी। तो मुझे बड़ा अंदर से गुस्सा आया कि इस आदमी ने तो बहुत परिवार बर्बाद कर दिया। तो मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी और व्यक्तिगत रुचि लेके कार्रवाई करी, क्योंकि वो बहुत बड़ा माफिया टाइप का अपना नेटवर्क बना लिया था। और मैं एसडीएम भारत सरकार के सचिव के पास गया कि कार्रवाई भी हो और जो ये रुपया ये लेके भागा है वो वापस हो। तो वो जो घटना है, क्योंकि उस घोटाले से बहुत सारे गरीब परिवार उलझ गए थे, फंस गए थे, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही थी, वो मेरे लिए एक बड़ी सटीक घटना थी जिसको मैंने पूरी शिद्दत से काम करके अंजाम तक पहुंचाया। वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा काम मैं उसको मानता हूं अपने लाइफ का। तो जैसे कि सर आपकी बुक है डायनेमिक डीएम, तो आपने इस बुक को क्या सोच के लिखा और कहाँ से आइडिया आया? इस बुक में ऐसा क्या गया है कि अगर जो स्टूडेंट है, जो यूपीएससी और अदर जैसे तैयारी कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की, तो पढ़े तो उनको क्या प्रॉफिट होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये किताब गवर्नेंस पे आधारित है। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत मुसीबत लेके आई है, नौकरी की समस्या है, विकास की समस्या है, स्टूडेंट की समस्या है, वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। तो जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका मैंने समाधान निकाला एज ए डीएम बांदा में। तो वो जो मैंने समस्याएं निकाली हैं और उसका जो समाधान निकाला है, और वो जनता के सहयोग से, जनता की सहभागिता से, जनता के अगुवाई में निकाला है। और इसका टैगलाइन है सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। तो ये जो किताब है ये सबके लिए उपयोगी है। क्यों? मान लीजिए एक परिवार है तो परिवार में भी गवर्नेंस होता है, वहाँ भी ये सारी समस्याएं हैं। तो ये किताब पढ़ेगा तो उस घर का सुशासन होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा और वो घर धनी हो जाएगा, उस घर में खुशहाली बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी बुक है, क्योंकि अब जो है सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब नॉलेज ओरिएंटेड आते हैं कि भाई आप कहीं के अधिकारी हैं, वहाँ पानी की समस्या कैसे हल करेंगे। तो ये जो पानी की समस्या पे मैंने चैप्टर लिखा, अगर हमारा ये चैप्टर पे समझ के ये इस तरह से प्रैक्टिकल जवाब देंगे तो वो काफ़ी सटीक और अच्छा उत्तर होगा, वो उसमें नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। अब वो रट्टाफिकेशन, घुमावदार, दिखावे वाले आंसर से सिलेक्शन नहीं होना है जी। पूरा गहराई से नॉलेज होना चाहिए। तो गहराई से नॉलेज के लिए ये किताब जानने के लिए गहराई से नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, चीप हो, बहुत सारी क्वालिटी की ज़रूरत है किसी प्रोजेक्ट में, वो सारी जानकारी इस किताब से मिलती है। इसलिए उपयोगी है स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है पीसीएस की, आईएएस की, लोक सेवा आयोग से।
तो इसका जैसे आपने बुक लिखी तो आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए इन सब चीज़ें? देखिए, आइडिया इसका ऐसे आया कि जब मैं बांदा में कलेक्टर था तो मैंने बहुत सारे काम किए, तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब जब आप यहाँ से हट जाएंगे तो आपका ये जो अच्छा काम है वो याद कैसे रहेगा, तो आपको किताब लिखना चाहिए। तो और मेरे एक मित्र हैं और मेरे वो गुरु भी हैं, मेरे मेंटर हैं प्रोफेसर देवाशीष दासगुप्ता IIM लखनऊ के, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपका इतना अच्छा काम है सोशल मैनेजमेंट, चूँकि मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं तो उन्होंने मुझे मैनेजमेंट एंगल के लिहाज से समझाया कि आपका ये सोशल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया है आपने, सामाजिक समस्याओं का आपने सामाजिक समाधान दिया है, ये नहीं मिलता है, इसको लिखिए। उन्होंने मेरे लिखने में भी काफ़ी मदद की, तो इससे मुझे बहुत लोगों ने मोटिवेट किया। जी, तो सर जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं तो आजकल वो कई चीज़ों में भटक जाते हैं, जैसे मोबाइल चलाते हैं, बहुत पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो आपको इस टाइम के वो जब आप पढ़ते तो क्या मेजर प्रॉब्लम लगेगी? पहले के स्टूडेंट ये नहीं करते थे, आजकल के स्टूडेंट ही करते? देखिए, जब हम तैयारी करते थे तो मेरा ये मानना है कि उस समय तैयारी डिफ़िकल्ट थी, आज तैयारी आसान है। इसलिए आसान है कि हमें तैयारी करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मटेरियल चाहिए। अब आपके पास एक मोबाइल हो और उसमें नेट लगा हो तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और तैयारी कैसे किया जाए, कौन से ट्रिक एंड टेक्निक्स अप्लाई किए जाए, वो भी ऑनलाइन है। वो कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे जो बच्चे अभी रिसेंट 2-3 साल में सेलेक्ट हुए हैं वो खूब इंटरव्यू देते हैं और दिल खोल के बताते हैं उन्होंने तैयारी कैसे की, क्या पढ़ा, कब पढ़ा, क्यों पढ़ा। अगर पिछले 3 साल के वीडियो आप 3-4 लोगों का, तो आप अगर 10-20 वीडियो देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ो, कब पढ़ो, कैसे पढ़ो। तो अब तैयारी करना मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया है, लेकिन वो तैयारी करने के लिए विल पावर चाहिए। पहले आपको अपने आप से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि करना है, चाह बनानी पड़ेगी, और जहाँ चाह वहाँ राह। अगर एक बार आपकी चाह बन गई तो रास्ते अपने आप बनते हैं। सर बात करें टाइम मैनेजमेंट या घंटों की, तो लोग कहते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ा, 18 घंटे पढ़ा, तो ऐसा संभव हो कि कोई 18 घंटे भी पढ़ सकते? तो मिनिमम एवरेज कितने घंटे पढ़ना चाहिए अच्छा होता है? देखिए, ये जो पढ़ाई का घंटा वाला सिस्टम है ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, आपके तरीके पे डिपेंड करता है। एक बहुत शार्प बंदा है जिसका IQ लेवल बहुत हाई है, वो बहुत कम पढ़ेगा, कम घंटे पढ़ेगा, तब भी वो कर लेगा। एक जिसका IQ लेवल बहुत बढ़िया नहीं है तो उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, इसकी अपनी एक ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है हर एग्जाम की, और उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ोगे तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो जो परीक्षा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, इस पर फोकस करके पूरा इस पर रिसर्च करके वो बनाना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी, ट्रिक्स एंड टेक्निक अच्छा होगा तो सफलता मिलेगा, कम पढ़ने में भी सफलता मिलेगा। तो अंत में जैसे जो स्टूडेंट हैं, न्यू जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहिए? कि जो स्टूडेंट है, मेरा उनसे मैसेज है कि पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको पहले अपने आप से ये पूछना है कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ, तभी इसको पकड़िए, कोई भी काम हो। अब ये नहीं कि आप थोड़ी दूर चले फिर आपका मन डिग गया। तो सबसे पहले यू हैव टू टेक ए फर्म डिसीजन। वंस द मोमेंट यू विल टेक ए फर्म डिसीजन, जैसे आपने फर्म डिसीजन लिया तो क्या होगा, फिर आपके अंदर उसको पाने की एक बहुत अंदर से चाहत बन जाएगी, एक ललक बन जाएगी, जानने की जिज्ञासा बन जाएगी, सीखने की ललक बन जाएगी, और उसको पाने के आप जिद्दी हो जाएंगे। और जैसे आपकी मजबूत चाहत बनी, आपको सफलता मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना, पहले आप चाहत बनाइए, डिसीजन लीजिए कर गुजरने का। जी, थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।